नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। देश में पिछले कुछ दिनों से तेजी से बदल रहा है सियासत का मिजाज। यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी ने मायावती और अखिलेश को 25 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया। आज अखिलेश यादव और मायावती ने एसपी बीएसपी गठबंधन का ऐलान करते हुए बराबरी की हैसियत से सीट बंटवारा कर लिया। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। 2 सीटें जिसमें रायबरेली और अमेठी शामिल है, कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई हैं। बाकी बची 2 सीटें सहयोगियों के लिए रखी गई हैं। मायावती और अखिलेश के सामने 2019 में अपना राजनीतिक वजूद बचाने का संकट भी है। दोनों को इस मजबूरी का एहसास भी है कि आपस में लड़े तो वोट बटेंगे। यही मजबूरी है कि उन्होंने पुराना बैर भुलाकर सियासत की डगर पर एक साथ बढ़ने का संकल्प लिया है। आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यूपी में एक छत के नीचे एसपी बीएसपी का सियासी मिलन हुआ तो दूसरी ओर दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने गठबंधन पर तंज कसा। किस तरह देश की सियासत बदल रही है ये भी आप देख रहे हैं। इन दिनों भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक असफल प्रयोग को महागठबंधन के नाम से प्रचारित करने का अभियान चल रहा है। के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। साथियों, ये सारे मिलकर इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस को कोसा और खुद को धमकी देने वाला एक बड़ा बयान भी दे दिया। 2007 में कांग्रेस के एक बड़े नेता मंत्री थे यहां और वो अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं। वो मंत्री जी खुद गुजरात आए और उन्होंने चुनाव सभा में दावा किया था कि मोदी कुछ महीने के भीतर जेल चला जाएगा। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता भाषण करते थे कि मोदी जेल जाने की तैयारी करें, अब इस मुख्यमंत्री हो, जरा जेल की सफाई वफाई रंग रोगान करके रखो ताकि आपको जिंदगी जेल में ही गुजारनी है। तो सवाल ये कि यूपी में अगर 80 सीटों पर चेन लगती है तो 543 सीटों के गेम प्लान पर इसका क्या असर होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं जो कि जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा है जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, नईम अब्बास साहब हैं जो कि बीएसपी के नेता हैं और अरविंद मोहन साहब हैं जो कि एक जाने माने पत्रकार और चिंतक है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन फिर तो यूपी वाली जोड़ी से क्या मोदी का गेम प्लान बिगड़ेगा, इसी पर हमारी बड़ी बहस है। आज जवाब तो देना होगा में, और हमारे साथ अनिला सिंह है बीजेपी की तरफ से, सत्य प्रकाश मिश्रा जी है जेडीयू की तरफ से, डॉक्टर आशुतोष वर्मा है एसपी की तरफ से, नईम अब्बास साहब है बीएसपी की तरफ से और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हैं। सबसे पहले अनिला जी, मैं आपसे चाहता हूं आज आप एक कसम खाएं, आप ये कहें कि मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
हमेशा सत्य बोलती हूँ। ये तो नेताओं वाली बात कर दी आपने। पीछे नहीं हटती हूँ। ये तो नेताओं वाली बात कर दी आपने। नहीं दीपक जी, बिल्कुल सच बोलूंगी। आप जो पूछेंगे उसका उत्तर मैं बिल्कुल 100% सत्यता से दूंगी। तो मुझे बताइए, ये जोड़ी आपका गेम प्लान बिगाड़ेगी, तय है? मतलब मायावती और अखिलेश की जोड़ी ये अपना ही गेम प्लान बिगाड़ेगी। बिल्कुल, ये अपना ही गेम प्लान कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है अनिला जी। वाटरलू सिद्ध होगा। देखिए, इस प्रकार का नहीं कैलकुलेशन है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलते, इसको कैलकुलेशन बोलते हैं। पल्स ऑफ उत्तर प्रदेश को जानना बोलते हैं। देखिए, ऐसा है 2017 में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है इकट्ठा आए थे, बीएसपी को अलग रखा था और एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो कि सफल नहीं हो पाया। फिर इनको लगा कि नहीं, यहां पर अगर हम वोट परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो मायावती जी का वोट बैंक एक जो अपने आप को कहती हैं कि वो दलितों की राजनीति करती हैं, पर हाँ, दलितों की नहीं, दलितों में एक जाति विशेष की राजनीति जरूर करती हैं। उसी प्रकार से अखिलेश यादव जी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछड़ों की राजनीति करता हूं, तो पिछड़ों की राजनीति नहीं, हाँ, एक जाति विशेष की राजनीति जरूर करते हैं। परंतु अगर माइनॉरिटी मुस्लिम्स की हम बात करते हैं, जिस तरफ वो शिफ्ट हुआ वो उसने सरकार बना ली। अनिला जी, आप अगड़ी पार्टियों की राजनीति करती है और उन्हीं ने धोखा दे दिया मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। अनिला जी, ये भी एक फैक्ट है कि आप अगड़ों की राजनीति करती हैं, फॉरवर्ड कास्ट की, और उन्हीं ने धोखा दे दिया आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। दीपक जी, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो खुद एक पिछड़ी जाति से आते हैं। बारंबार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि हम अगड़ी जातियों की राजनीति करते हैं, परंतु सत्यता ये बिल्कुल भी नहीं है। और सबका साथ सबका विकास क्या होता है कि 10% का रिजर्वेशन जो शोषित वंचित हैं सामान्य वर्ग के, उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कदम उठाया है। इससे सिद्ध हो जाता है नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मसला हो और चाहे वो सामान्य वर्ग का मसला हो या दलितों का विषय हो या पिछड़ों का विषय हो, वो कभी किसी को बांट कर नहीं देखते हैं। वो हर वर्ग में किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किस प्रकार से उसका जीवन का उत्थान हो सके, उसके लिए कार्य करते हैं। जो विभिन्न योजनाएं हैं वो जाति और धर्म देखकर उनका लाभ नहीं पहुंचाते हैं। ये फर्क है। ये जो राजनीतिक दल है, ये जाति और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, जवाब दे लेता हूं। डॉक्टर वर्मा, आप जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, अपना बैंक अकाउंट बढ़ाना चाहते हैं। जी नहीं दीपक जी, कितनी अजीब सी बात है कि अभी 4 दिन पहले जातियों की बात करके 10% आरक्षण देने वाले लोग आज जाति और की बात कर रहे हैं। जो 2014 में इस सरकार में आए थे वो शुरुआत में नौकरियां देते रहे और 2019 तक जाते आते जब नौकरी नहीं दे पाए तब जातियों के हिसाब से आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी या जुमले वाले पार्टियों की। देखिए दीपक जी, ये असहज महसूस कर रही हैं और सच तो बोल नहीं पाएंगी क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि नेताओं की भाषा है। और असहज ये आज आप खुद ही देख रहे हैं, इनकी राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे तक बात करी और विपक्ष में ही बात करते रह गए, अपने संगठन के बारे में बात ही नहीं कर पाए। 5 राज्य कोई बुरी तरीके से हार, उसमें कोई एक जाति ने नहीं हराया है, उसमें अगड़ी पिछड़ी सबने हराया है। पिछले 1 साल से जहां पर 380 सीट लेके केंद्र में सरकार बना रहे हैं, प्रदेश में इनकी 325 सीटों के साथ सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी सीट हार जाते हैं, लेकिन इनको कोई असहजता नहीं लगती है। तो अच्छी बात है, ऐसी ही ये रहे और हम ऐसे ही अपनी राजनीति बढ़ाते रहेंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, अनिला सिंह जी, कोई सबक नहीं लिया आपने इस गठबंधन से? अरे देखिए, ऐसा है कि बारंबार हमको कहा जाता है कि कैराना, फूलपुर और गोरखपुर आप लोग हार गए। तो दीपक जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि बाईपोल के लिए जो वोटिंग होती है उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। जब फिर आप बोलने पड़ेंगे मध्य प्रदेश में हमको पॉपुलर वोट ज्यादा मिले, लेकिन सरकार में शपथ कमलनाथ ने ले ली। अनिला जी, ये तर्क नहीं हुआ, मेरे ख्याल से तर्क नहीं हुआ है। मैं इन तर्क को खारिज करता हूं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की बाई पोल में अलग वोटिंग होती है, जनरल पोल में अलग होती है दीपक जी की 5 राज्यों में केवल और केवल एक राज्य में कांग्रेस जो है
अपनी फुल मेजोरिटी में सरकार बना पाई है, जहां पे 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में थी। ऐसे नहीं खारिज कर फर्क सकती देखिए, है। कांग्रेस को हर अपने आप में जनादेश फील कुछ गुड कहता कर है सकते हैं, आपसे। पर सत्यता तो अगर आप नहीं समझ बताता सकते है ना, सत्ता में रह के वो तो डरता आपकी है ना। भूल है। अगर हम गोरखपुर, फूलपुर और कैराना की भी बात करते हैं तो हाँ, गोरखपुर जो हम हारे हैं, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि वहां पे क्या रहा और जो गलती रही उसको सुधारेंगे। अगर हम फूलपुर और कैराना की बात करते हैं तो ट्रेडिशनली वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं रही हैं, पर फिर भी हम पिछली बार 2014 में जीतकर आए थे। और देखिए ऐसा है कि 2014 में दीपक जी हम गुजरात का मॉडल बताते थे तो लोगों को ट्रेडिशनली तो उत्तर प्रदेश में भारत की नहीं प्रकार का विकास होगा, जो कि हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, मैंने आपका आर्ग्यूमेंट किया। अरविंद मोहन जी मेरे पास है, अनिला जी, अनिला जी, इनके पास डॉक्टर वर्मा एक मिनट, डॉक्टर वर्मा एक मिनट, अनिला सिंह गाली जी, देती थी, दोनों कांग्रेस को देते थे। आज भी मायावती जी ने कांग्रेस को खूब कोसा है। चलिए आप इसी में खुश हो लीजिए, लेकिन मैं अरविंद मोहन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अरविंद मोहन जी, आपके अकाउंट में 15 लाख आए? नहीं, किसी नहीं को आए? नहीं आया मेरे ख्याल। ये जेडीयू के हमारे सत्यप्रकाश मिश्रा जी है, मिश्रा जी के अकाउंट में जरूर आए होंगे। आ गए 15 लाख आपके अकाउंट में? देखिए, कहीं न कहीं मीडिया और विपक्षी दल इस 15 लाख के चीजों को बार बार उठाता है। आप क्यों इस नहीं चीज को उठाएगा? समझिए। नहीं यार, चुनाव क्यों में नहीं इतना उठाएगा? शोर मचाया। अरे बिल्कुल। चुनाव में लोगों ने कहा 15 लाख अकाउंट में आएगा। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार के किसी भी मंत्री ने 15 रुपये भी खाए, और पिछली 10 साल की जो सरकार यूपीए की थी उसके सारे मंत्री पैसे खाते रहे, उसके खिलाफ एनडीए की सरकार बनी। पौने दो लाख करोड़ का घोटाला शोर मचा के आप जिस घोटाले की अरविंद मोहन जी बात कर रहे हैं, उसका एक वो दस्तावेज नहीं पेश कर के पाए। सिक्कों पे छोड़ के घोटाला कर रहा है, घोटाले की बात कर रहा है। लेकिन आज तक जेल कैसे नहीं भेज पाए आप? जेल भेज याद दिलाना चाहता हूँ डॉक्टर वर्मा, एक मिनट, एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। 2004 में आपके नेता नीतीश कुमार ही भर भर के राजनीतिक गालियां दे रहे थे, राजनीतिक अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे प्रधानमंत्री के लिए। उन्होंने डीएनए के रिपोर्ट ले लेके भी इंजेक्शन, हमारे नेता ने कभी राजनीतिक अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। पहला, अरे भाई अभी उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक पार्टी के नेता को नीच कहा। नहीं, आप खुद कह रहे हैं, आज आपको उसने जवाब दिया है। आप गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करने वाली बात कर रहे हैं, आज आप इतनी तारीफ कर रहे हैं उसी सरकार की। 2014 में आप उसी को गालियां दे रहे थे। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और थी। और तो बताइए ना, देश को समझाइए, देश को समझाइए कि 4 साल में ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई। आपने लालू की महाभ्रष्ट पार्टी से क्यों गठबंधन किया? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और आपने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसके नेता जेल में है। आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें। नहीं, आपने उस नेता के साथ गठबंधन किया जिसके नेता जेल में है। आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें। बिहार में जो गठबंधन बना था वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना था। और आपके साथी कौन थे जो जेल में है? उनके कार्यों को लेकर के बना था। कौन थे जो जेल में है? और उस समय जो लोग उसमें चुनाव लड़ रहे थे वो को सजा याफ्ता नहीं थे। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में, हमने उस समय जवाब दिया है। अलग अलग देश में अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों में एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हमें उस समय की परिस्थितियों में उसका जवाब तय करना पड़ता है, और हमने उस समय जवाब दिया है। मुझे उस वक्त बड़ा गुस्सा आता है जब लोग जो हैं बड़े कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी प्रेस रिलीज जो है वो बदल लेते हैं। एक प्रेस रिलीज होती है सांप्रदायिक शक्तियों से संघर्ष के नाम पर हम महागठबंधन बनाएंगे, दूसरा यह है कि विकास के नाम पर हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि दूसरी पार्टी भ्रष्ट नहीं है इसलिए हम उसके साथ चलेंगे। ये प्रेस रिलीज लिखने वाली बात जो है ये कला कैसे सीख लेते हैं कुछ राजनीतिक दल? तो प्रेस रिलीज का ही मामला नहीं है। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी का जो कद बना था 2014 में, 14 नहीं, विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दे के चुनाव जीत जाने वाला, फिर सरकार में आ जाने वाला, वो इस तेजी से गिरा है उनके इस पलटने से। आमतौर पे दल बदल का आज ये बिल्कुल नहीं गिरा, मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूं। ये बिल्कुल नहीं गिरा है। पार्टी प्रवक्ता विकास और ईमानदार की राजनीति और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ी है। आप पार्टी प्रवक्ता उसी ईमानदार व्यक्ति ने देश के सबसे भ्रष्ट कही जाने वाली पार्टी के साथ गठबंधन किया। बहुत आदर से असहमति है, बड़े आदर के साथ हमारी ईमानदार राजनीति की वादा है बिहार की जनता से। हम उनके भ्रष्टाचार को रोज ढोते रहे। हमने तो कहा कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए आकर के कि आप पर रोज बड़े बड़े ये भ्रष्टाचार के ईडी आरोप क्यों लगा रहा है। सब्सटेंटिव चार्जेज उनके खिलाफ थे। हमने कहा एक्सप्लेन कीजिए, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। हमारे नेता ने रिजाइन किया था। हमारे नेता किसी के पास नहीं गए। एक कॉमन मिनिमम के तहत सारे पार्टी साथ आए, हमारी नीतियों के साथ आए, सुशासन के साथ आए। कितना कन्वीनियंट है, सुशासन के साथ
कन्वीनियंट है। जब आपने कैंपेन किया था, जब आपने मुझे मत समझाइए प्लीज, मुझे मत समझाइए, मुझे मत समझाइए। आप भी इस बात को समझिए कि आपने उसी आदमी से एक्सप्लेनेशन मांगा जिसके ऊपर दर्जनों भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे थे और जिसके साथ खड़े होकर, जिसके साथ आपने कोई आरोप उस समय नहीं था, लालू पर तो था ना, तेजस्वी पैदाइश किसकी थी? लालू प्रसाद यादव उस चुनाव की यात्रा में अलग थलग थे। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हमने जवाब दिया है। हमने सुशासन का वादा किया, हमने ईमानदार राजनीति का वादा किया था, उसको हम दे रहे हैं। कितना सुशासन है? सुशासन है बिहार। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में हमने देख लिया। देखिए, सरेआम लोगों को बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। ये पहली सरकार लेकिन आज की बहस एसपी पर है। मैं नईम अब्बास के पास जाऊंगा। नईम अब्बास सकते हैं, नईम अब्बास बिहार के सुशासन पे अलग से बहस कर सकते हैं, मैं तैयार। नईम अब्बास साहब, आप मजबूत नहीं मजबूर गठबंधन देने वाले हैं। दीपक जी, देखिए ये तो मोदी जी के जुमले हैं जो वो बोलते हैं। आज जब देश ने 2014 में सबसे मजबूत सरकार दी तो आपने क्या किया? आपने कॉरपोरेट के साथ कितना बड़ा घोटाला किया, कॉरपोरेट लोगों को मिलके जो कॉरपोरेट कर्ज माफी करी वो आपने करी। आज राफेल घोटाला किया आपने किया। आपने नौकरी नहीं दी, आपने 15 लाख रुपए नहीं दिए। सबसे ज्यादा मजबूत सरकार तो आपको मिली थी। आज फिर मजबूर सरकार की बात क्यों कर रहे हैं? और अभी से आपने अंदेशा कैसे लगा लिया कि मजबूर सरकार आएगी? आपने कैसे मान लिया कि मजबूर सरकार आएगी? सरकार की बात करिए और 38 सीटें लड़कर 543 की संसद में आप सरकार नहीं बना सकते। 38 सीटें लड़कर 543 की संसद में, लोकसभा में आप सरकार नहीं बना सकते। तो आप ये दिन में सपने तो देखे मत। दीपक जी 76 सीटें लड़ रहे हैं, दावे के साथ आप एक छोटी सी वोट बनेंगे, 76 सीटें जीतेंगे हम लोग। 76 सीटें जीतेंगे दावे के साथ। 76 सीटें जीतकर भी आप सरकार नहीं बना सकते। उसके लिए 200 सीटें और लगेंगी आपको। 272 चाहिए अरविंद मोहन जी। वो भी नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अलग बिल्कुल लगेगी। पहले लड़के आपने अपनी ताकत दिखा दी है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में और कोई अलायंस नहीं होने वाला। सिर्फ यूपी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में अलायंस होगा इसको लेकर के। ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे रहेंगे। अरे भाई ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर है कहां पर? और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर है कहां पर? सर अभी चुनाव में दिखाया है कि मध्य प्रदेश में भी उपस्थिति दर्ज कराई है समाजवादी ने भी, और बीएसपी तो हमेशा से करती आई है। राजस्थान में भी 6 सीटें आई हैं। आप अभी देखिए कि अभी छत्तीसगढ़ में भी हमारी सीटें आई हैं। ऐसा नहीं है। कितनी सीटें हैं आपकी, जरा आप गिना दीजिए। ऐसा नहीं है दीपक जी। एक लोकसभा भी जीत सकते हैं आप वहां से। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब आप देखिए कि माहौल चेंज हो रहा है। नहीं, माहौल तो आप बिगाड़ रहे हैं। अपना मूड चेंज कर दिया है कि अब झूठों की बात से बिल्कुल इनकार कर दिया है जनता ने। अब झूठ सुनने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है। जिस तरीके से झूठ आज चैनलों पे खड़ा जाता है, तो अब चैनल जो है, जितने भी जनता है वो झूठ सुनना नहीं चाहती है, वो सच सुनना चाहती है। हिम्मत नहीं है वो सच बोल रहा है। 2016 से लेकर 2018 के बीच में 2000 चली गई है। आज अर्थव्यवस्था अगर आपको लगता है चैनल झूठ बोलते हैं तो आना बंद कर दीजिए। अरविंद मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये गठबंधन क्या वाकई अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाने वाला है? बीजेपी की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये दो बड़ी पार्टियां हैं और साथ आने से निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के कल और आज के बयान से भी साफ दिख रहा है चैनल की बात कि नहीं वो कर रहा हूँ। परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये है कि इतनी जल्दबाजी करना और माइनस कांग्रेस अलायंस करने की क्या जल्दबाजी है, और वो पॉलिटिक्स क्या आप कर रहे हैं? आपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों जगह जल्दबाजी में बगैर कांग्रेस से कोई बात किए आपने एक अपना अलायंस बना लिया, अजीत जोगी के साथ तो कहीं किसी के साथ, और फिर जो नतीजा आया उसके बाद भी आप संभलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, ठीक है कि कांग्रेस वोट ट्रांसफर नहीं कराती है या नहीं करा पाएगी, लेकिन कांग्रेस वोट बिगाड़ सकती है आपका, और कांग्रेस के नाम से आपका वोट बिगड़ेगा, निश्चित रूप से बिगड़ेगा। ये जो मुस्लिम वोट और बाकी जो आप गिन के चल रहे हैं कि वो आपकी जेब में आ गया, ऐसा नहीं होगा। काफी सारी कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी होंगी जहां अगर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा
तो फिर आपको नुकसान होगा। या अगर आपके निशाने पे मोदी अमित शाह ही हैं तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी विरोधी वोट बटेंगे। तो इतनी जल्दबाजी क्या थी? और कांग्रेस तो झुक के समझौता करने को तैयार थी, अजीत सिंह झुक के समझौता करने को तैयार थे। उन सब की कोई ऐसी मांग नहीं है जिसके चलते आपको कोई बहुत ऐसा नुकसान हो जाता। तो ये 38-38 लड़ने का और 38 से पता नहीं देश की पॉलिटिक्स में आगे क्या कर लेने का मायावती को और अखिलेश यादव को, अगर जीत के भी 38 सब पहुंच गए तो उससे आपको पूरे 550 के पार्लियामेंट में आप क्या करेंगे? ठीक है, ये एक सीधा सवाल डॉक्टर वर्मा से पूछते हैं। डॉक्टर वर्मा, आपने नरेंद्र मोदी विरोधी जो वोट था उसको बांट दिया है कांग्रेस को अलायंस में साथ न लेकर, क्या आप इस चार्ज से एग्री करते हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं एग्री करता हूं। देखिए अरविंद मोहन जी बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं और उनका जो सोचना है वो अपने तरीके से हो सकता है, हम लोगों का सोचना कुछ अपने तरीके से होता है। देखिए हम लोग ने ये जरूर देखा है कि एक जो सरकार विरोधी खेमा है उसके हिसाब से हम लोग ने जब सपा और बसपा को अपने साथ में लिया है तो हम लोग अच्छी तरीके से लड़ते हैं और ज्यादा कन्वर्जन होता है। और हमने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस को जो है हम उसको कभी बात नहीं करेंगे या हम उससे बात नहीं करने को तैयार है या कोई छुआछूत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी है, हमारी अपनी स्ट्रेटजी है और गठबंधन में जब स्ट्रेटजी एक साथ बनाई जाती है तभी हम लोग मैं समझ गया, मैं बताता हूं आपकी स्ट्रेटजी क्या है। दूसरी तरह की आपकी बता रहा हूं स्ट्रेटजी कि है अभी भी 20-25 कहीं सीटें जीत जाइए, जो सबसे बड़ी पार्टी है उससे बार्गेन करिए, मोल भाव करिए, अपने लिए मंत्रिमंडल की सीटें मांगिए, पैसा मांगिए और एक मजबूर सरकार बना दीजिए। नहीं देखिए दीपक जी, इस तरीके से किसी भी दो बड़ी पार्टियों को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम ये जरूर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही यहां से तय करने जा रहा है कि प्रधानमंत्री कौन है। अगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें नहीं जीतती तो ये कभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ये तो जरूर है, इस रथ को रोकने के लिए हमें एक मजबूत लड़ाई लड़नी है और ये हमको अच्छी तरीके से ज्ञात है कि लड़ाई छोटी नहीं है, गलतियां कहीं नहीं करनी है। और आप देखिएगा ये बहुत ही हम लोगों की स्ट्रेटजिक अलायंस है। इसमें आप बिल्कुल मत सोचिए कि इसमें हम लोग किसी को हटा रहे हैं या रास्ते से हटा रहे हैं। एक अच्छा अलायंस निकलेगा, उत्तर प्रदेश फिर से एक नए प्रधानमंत्री को देने को तैयार हो गया। अनिला सिंह जी, खतरे की घंटी आपकी इसलिए है क्योंकि पिछली बार 80 में 73 थे। चूंकि 80 में 73 थे इसीलिए आपके पास पूर्ण बहुमत था। अगर 80 में से 10-20 भी गिर जाते हैं तो आप पूर्ण बहुमत से बाहर हैं और आपका वैसा प्रदर्शन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब में नहीं होगा जैसा आपको 2014 में देखने को मिला था। आपको नहीं लगता कि यही आपके लिए खतरे की घंटी है? देखिए दीपक जी, अभी बाकी जो आपने राज्यों का यहाँ पे नाम लिया, उसके अलावा भी जो बाकी राज्य हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेस बहुत बड़ा कर लिया है। तो डेफिनेटली यहां से भी हमको सीटें मिलेंगी और वहां से भी हमको सीटें मिलेंगी। पर मैं एक चीज यहाँ पे दीपक जी कहना चाहती हूँ, जैसे अभी हमारे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के जो प्रवक्ता हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं अपने अलायंस के बारे में। अभी कांग्रेस के विषय में भी इन्होंने कहा, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में ये कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग आ जाते हैं तो यहाँ के लोगों को बेरोजगार कर देते हैं, यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ अनिला जी आप अपने बारे में बताइए ना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ इसी चीज का इनाम दिया है ये दो सीटें मायावती और इनाम में दे दिया राजस्थान के लोगों को कि भाई चलो आप यूपी वालों को ऐसी गालियां देते रहो और हम आपको इनाम देते रहेंगे। तो मायावती जी ने अभी आपकी सहयोगी शिवसेना भी यही करती रही है। आपकी सहयोगी शिवसेना भी जम्मू कश्मीर नहीं बताइए, मुझे ये बता दीजिए कांग्रेस के गठबंधन से चली गई है, चंद्रबाबू नायडू आपके साथ खड़े हुए हैं, असम गण परिषद छोड़ के चला गया है। अनिला जी आप मुझे जानबूझ के नहीं सुनना चाह रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपकी सहयोगी शिवसेना भी ऐसा ही करती रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खरी खोटी सुनाई और आप उनके लिए 2 सीटें छोड़ रहे हैं। मुझको सुनना नहीं चाहती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी सहयोगी शिवसेना भी सालों से यही करती रही है। गुजरात से पिटवा के निकलवाया है यूपी वालों को, बिहार वालों को। गुजरात में क्या हुआ था उसका भी जवाब दे दीजिए। सूरत में क्यों मार मार के निकाला था?
नहीं, पर हमने इनाम में 2 सीटें नहीं दी हैं। नहीं, उस पर जबान फर्क समझिए। बोलेंगे बिल्कुल भी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो हैं टीका टिप्पणी करते हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ये इनाम आपने में तो 1.5 दर्जन मंत्री पद दिए शिवसेना को। अनिल सिंह जी, इन्होंने तो 2 सीटें दी, पूछेगी ना, इन्होंने तो 2 सीटें दी, आपने 1.5 दर्जन मंत्री पद दिए शिवसेना को। महाराष्ट्र में जो वहां की जनता ने जवाब देना है वो दे देगी। आपने 1.5 दर्जन मंत्री पद दिए शिवसेना को, उसका भी जवाब दे भारतीय दीजिए। जनता पार्टी का कोalition महाराष्ट्र में आता है, जनता वो जवाब दे रही है। acceptable महाराष्ट्र में कह रहे होता हैं है कि कि नहीं PM आता, चोर उसका है। रेपरकशन उत्तर प्रदेश में आता है कि नहीं आता, दीपक जी पहले के चुनावों में दिखाई दे गया। परंतु उत्तर देना ये कि 2 सीटें क्यों? नहीं, मैं तो आपसे उत्तर मांग रहा हूँ ना। 2 सीटें उन्होंने दी, आपने शिवसेना को 1.5 दर्जन मंत्री पद महाराष्ट्र की सरकार में क्यों दे रखे हैं? इसका जवाब दीजिए। इनकी पर हमारे किसी मुख्यमंत्री ने कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करी है। शिवसेना की बात अनिला जी, आपने कसम किया, आपने कसम खाई थी जो कहूंगी सच कहूंगी, लेकिन आप सच कह नहीं रही हैं। अरविंद मोहन जी, इस राजनीति को आप क्या कहेंगे? नहीं, ये अपनी सुविधा की राजनीति है। इस सवाल पे तो दिल्ली के उनके चीफ मिनिस्टर पहले जो बोल चुके हैं, बाकी लोग जो बोल चुके हैं, वो कमलनाथ जी के बयान से कोई बहुत फर्क नहीं है। तो वो पॉलिटिक्स फिर वो याद नहीं करना चाहेंगी। लेकिन असली चीज ये है कि जिस किस्म का अलायंस हुआ है और जो चीफ प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जितने बेचैन दिख रहे हैं कल से, मुझे तो उससे लग रहा है कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। क्योंकि वोट का गणित अगर दोनों का जोड़ा जाए तो अभी भी बीजेपी ऊपर ही है, कम नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों के साथ आते, अच्छा पहले सारी कोशिश हो चुकी, सीबीआई का रेड से लेके और जाने क्या पुराने मामलों में क्या क्या हुआ है वो तो सामने नहीं आया, लेकिन सीबीआई का नया मामला आ गया। इसके बावजूद अगर अलायंस हो गया तो उसको लेके इतनी बेचैनी बीजेपी में है, वही बताती है कि अलायंस कुछ असर कर रहा है। क्योंकि अगर यहां दिखने लगा है अभी साथ आने की खबर से ही इतनी बेचैनी, इसका मतलब कि नीचे के लेवल पे भी होगा। और मुझे इसमें एक दूसरा दीपक खतरा लग रहा है कि अगर सोशल इक्वेशंस बीजेपी बीएसपी एसपी को एक साथ आने से अलग बनते हैं जो बीजेपी के लिए खतरा होंगे, तो पॉसिबल है कि कम्युनल कार्ड जो है वो और तेज हो। और जो अभी हालांकि प्रधानमंत्री के बयान के बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश ये कहा जाए, जाति का कार्ड उसी से कटता है, कम्युनल कार्ड से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें प्रधानमंत्री के कहने से ये एश्योरेंस तो है कि पहली को जिस तरह से उन्होंने बहुत साफ कहा कि अयोध्या पे अभी हम कोर्ट के आगे कुछ नहीं करने वाले हैं। इसके बावजूद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जितना महत्वपूर्ण राज्य है और फिर दिल्ली की सत्ता जितनी महत्वपूर्ण है, तो कम्युनल कार्ड शायद बड़े पैमाने पर चला जाएगा। अगर इस किस्म के कास्ट के कम्बिनेशन, सोशल ग्रुपिंग्स होते हैं तो उसका काट करने के लिए। डॉक्टर वर्मा, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। अखिलेश जी ने आज पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ा, वो लीडर नहीं रीडर बन गए। लिखा हुआ पढ़ते रहे, लिखा था सतीश चंद्र मिश्रा ने, ये भी बता देता हूं मैं। लिखा हुआ वो पढ़ते रहे। अब मुझे ये बताइए कि क्या वो भूल गए कि वो मायावती का नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज कर सकते हैं? जब उनसे सीधे सीधे सवाल पूछा गया तो उस सवाल को उन्होंने टाल दिया। मतलब आप मायावती को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं, एक अच्छे पद पे नहीं देखना चाहते। दीपक जी देखिए, जिस तरीके से आज माननीय अखिलेश जी ने जवाब दिया है, मुझे लगता है काबिले तारीफ था। और जब दो बड़ी पार्टियां, अच्छा आप जवाब दीजिए, क्या आप मायावती को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं? ये कोई नहीं बता सकता। गठबंधन की एक अपनी मर्यादा होती है और मर्यादा के साथ बैठ के बात करनी होती है। अरे सर, आप कोई नहीं बोल सकता है कि आप गठबंधन में आप प्रधानमंत्री बन जाइए। सीधा सवाल पूछा, इसमें मर्यादा कहां से आ गई? इसमें मर्यादा कहां से आ गई? कट टू कट जवाब है, या तो देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, या सवाल का जवाब हमारा गठबंधन हुआ है। अभी हमारी नहीं दीपक, बड़ा सीधा सा जवाब है इसका। बात ही नहीं या देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, या सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, उसके बताएंगे क्या होगा। नहीं देखिए, हम अपने गठबंधन की मर्यादा से बाहर नहीं कोई बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हो, चाहे वो हमारा गठबंधन हो या कांग्रेस का गठबंधन हो, कोई भी गठबंधन के साथ इस तरीके से वक्तव्य नहीं देना चाहिए। वर्मा जी, अच्छा तरीका भी नहीं। वर्मा जी, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप अभी कह देंगे कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं,
मैं उनको क्लिप भेजूंगा, आपके घर में लड्डू आ जाएंगे और आपके मुंह में भी लड्डू आ जाएंगे। देखिए आप हंस रहे हैं। धन्यवाद। मॉल एवेन्यू से सीधे। नहीं दीपक जी, देखिए दीपक जी, हिंदुस्तान की राजनीति में इतिहास देखिए, मैं आपसे दो चीज बताना चाहता हूं। आज जनवरी का महीना है और आज से ठीक 42 साल पहले जेपी ने आज ही के दिन एक कॉन्फ्रेंस करी थी और जिसने जो है एक अहंकारी सरकार के खिलाफ एक नई पार्टी का ऐलान किया था और उसने एक सरकार उखाड़ के फेंक दी थी। उस समय भी किसी ने प्रधानमंत्री का नाम नहीं पूछा था, क्योंकि उस समय भी गठबंधन की मर्यादा सामने आई थी और जब सीट जीत के आई तो मोरारजी देसाई का नाम वहां पे आया। तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि भारतीय राजनीति में इतिहास को बदल के एक गलत तरीके की परिपाटी शुरू कर जाए? वो कभी नहीं करेंगे, वो चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, या किसी भी पार्टी का बड़ा नेता हो। मुझे लगता है मायावती नहीं भेजूंगी, लड्डू मुझे भिजवाना पड़ेगा लखनऊ किसी को फोन करके। उत्तर नहीं दिया। नहीं अब्बास साहब, या मायावती जी को प्रधानमंत्री देखना ही नहीं चाहते हैं, कैसे दोस्त पकड़ लिया आपने? दीपक भाई, बात को बात पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत जवाब बढ़िया और अच्छा सुंदर दिया था तरीके कि से दिया उत्तर है। प्रदेश से ही पीएम मिलेगा। आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से ही पीएम मिलेगा। आप देखते रहना, 2019 में उत्तर प्रदेश से ही पीएम आएगा। और एक चीज का चैलेंज मैं कर रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ने वाले हैं तो अनिला सिंह जी पूछ ले कि वहां टोक्यो हो गया। वो मुझे तो लगता नहीं है कि वहां से आज की डेट में उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट से माननीय प्रधानमंत्री वाराणसी के लोग बता देंगे ना। नहीं अब्बास जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब उत्तर वोट प्रदेश छोड़ पड़ेंगे के ना, भागने आपको वाले हैं, पता चल इतना जाएगा तो मुझे कि टोक्यो क्लियर हो गया कि बर्लिन हो गया। देखिए डॉक्टर वर्मा, सुनना ये वही राजनीतिक पार्टी है जिसके लिए आपने एक बार नारा लगाया था, और नोएडा ये वही राजनीतिक पार्टी है जिसके लिए आपने 2012 में नारा लगाया था। मैं नारा याद दिला देता हूं आपको। चढ़ गए गुंडे हाथी पर, गोली लगेगी छाती पर। आपने इसी बीएसपी को बोला था। हाथी पर गोली लगेगी छाती पर, आपने इसी बीएसपी को बोला था। याद है आपको डॉक्टर वर्मा? नहीं देखिए, मैं जैसे कि अभी जेडीयू की प्रवक्ता ने कहा, जेडीयू के अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जेडीयू के प्रवक्ता में आप कहां पहुंच गए? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और हम सब लोग देखिए, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, मैं आपको बढ़िया जवाब दे रहा हूं कि देखिए, जब आपको पता है कि आपकी लड़ाई बड़ी है तो आपको कुछ न कुछ मतभेद छोड़ के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने पड़ेंगे। और हम आए हैं। मतलब गुंडे हाथी पर चढ़े हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कौन, सबकी राजनीतिक विचारधारा अलग है। गुंडे हाथी पर चढ़े हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं देखिए, ये सवाल तो उनसे भी बनता है जिन्होंने जो है फिरका परस्तों के साथ जाके जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली। सवाल तो आप बजरंग दल वालों बिहार में जाके जिसके साथ हिंदू युवा वाहिनी वालों से बड़ी कोशिश करें डॉक्टर वर्मा जी, डॉक्टर वर्मा जी। देखिए, हम अफसोस मेरे पास वक्त इतना है, मैं यही कह के इस बहस का सबक ले लीजिए, आज के सबक लिए ले समापन लीजिए। करना चाहूंगा कि 80 सीटों का सवाल है। 80 सीटें ही वही सीटें थी जिसने नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर दी थी। अब उन 80 सीटों का सवाल है और बीजेपी इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझती है, इसीलिए उसको अपनी रणनीति में पूरा परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन राहुल गांधी को भी करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी राज्य में उनको दो बड़ी पार्टियों ने अलग हटा के रख दिया है। तो जाहिर सी बात है, आने वाली राजनीति और दिलचस्प हो गई है।